नमस्कार। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वे भारत में बढ़ती नफरत को कम करने के उद्देश्य से इस यात्रा पर निकले हैं और उनकी यात्रा में तमाम इलाकों के अलग अलग नैरेटिव पर भी बात की जा रही है। इस यात्रा का बहुत खास कवरेज मुख्यधारा की मीडिया में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची तो यहाँ के किसानों की कुछ समस्याएं इस यात्रा के जरिए उभर कर सामने आई हैं। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को क्या मिल रहा है और इस यात्रा के जरिए देश को क्या मिल रहा है, यात्रा कैसी है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से चलना शुरू कर चुके थे, ऐसे अरुणोदय परमार हमारे बीच मौजूद हैं। अरुणोदय परमार युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर इस यात्रा को कश्मीर तक शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा में उनके सहयात्री हैं। इन दिनों वे मध्य प्रदेश के यात्रा पर हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में खाद्य संकट के कारण एक किसान की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद वे यहाँ पहुँचे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा पर भी बात करेंगे और इस यात्रा के जरिए बुंदेलखंड किस तरह से चर्चा में आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अरुणोदय, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अरुणोदय, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है, क्या मानते हैं एक कांग्रेसी होने के नाते, एक यूथ कांग्रेसी होने के नाते, क्या अचीव अब तक इस यात्रा ने किया है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस यात्रा के जरिए आप स्थापित करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि एक डर का माहौल इस यात्रा के पहले हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर हम मोदी जी के विरोध में कुछ बोलेंगे, अगर हम भाजपा के विरोध में कुछ बोलेंगे तो हो सकता है हमें जेल में डाल दें, हो सकता है हम पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कर दें। लेकिन इस यात्रा के बाद से, इस यात्रा को अभी तकरीबन 85 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लोगों के अंदर हिम्मत आई है। लोग बोलना चाह रहे हैं, लोग सड़क पर आना चाह रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मैं इंटरैक्शन ग्रुप्स में भी हूँ, मैं देखता हूँ ट्राइबल्स, व्यापारी, युवा, हर कोई निकल कर आ रहा है, राहुल जी से मिल रहा है, अपने दुख दर्द सुना रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही के खिलाफ एक डर का माहौल था, इस यात्रा ने उस डर के माहौल को तोड़ा है। इस यात्रा ने इस देश के नागरिकों को ये ताकत दी है कि वो अपने मौलिक प्रश्नों पर सवाल पूछ सकें। वो पूछ सकें कि 2 करोड़ रोजगार आपने क्यों नहीं दिए। वो पूछ सकें कि आपने 400 का सिलेंडर का वादा किया था, आज क्यों आप 1000 के पार हमें सिलेंडर दे रहे हो। ये मौलिक प्रश्न जो हैं, इन्हें पूछने की ताकत इस यात्रा ने इस देश की जनता को दे दी है। नहीं, लेकिन ये प्रश्न पहले पूछने से कौन मना कर रहा था? जिस डर की आप बात कर रहे हैं, या देश में कथित तौर पर जिस नफरत की आप लोग बात करते हैं, उसको थोड़ा सा और व्यापक करके बताइए कि कहाँ वो डर और कहाँ वो नफरत आपको दिख रही है कि जिसके कारण राहुल गांधी को ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब विपक्ष के नेता संसद में बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। जब वो राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें राष्ट्रपति से नहीं मिलने देते। तो जब इस देश के सांसद, जिन्हें जनता ने चुना है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जब आप उन्हें नहीं बोलने दे रहे, तो सोचिए एक गांव में अगर एक आदमी पूछेगा कि मेरा 400 का सिलेंडर 1000 में मुझे क्यों मिल रहा है, तो क्या ये सरकार उन्हें बोलने देगी? नहीं, जिस तरह से अरुणोदय परमार अभी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, ये 1 साल पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं, फिर कौन है जो बोलने नहीं दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग तो संघर्ष आज से नहीं 5 साल से कर रहे हैं, तो हमारा तो काम है संघर्ष करना। मैं बात कर रहा हूँ आम जनमानस की, जो पॉलिटिकली कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, जो पॉलिटिकली संघर्ष नहीं कर रही, लेकिन विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है और अंदर अंदर कुढ़ रही है। आज इस यात्रा से उस आम जनता को बोलने की ताकत मिली है। हम तो एक्टिविस्ट हैं, हमारा काम तो, हमें तो ईडी ले जाएगी, हमें लाठी डंडे मारेगी। हम इस यात्रा में चल रहे हैं, मेरे पाँव में छाले आए, मेरी गद्दी फट गई, उसके बावजूद मैं अगले दिन पट्टी बांध के चला। तो ये मेरा काम है, मैं चलूँगा, मैं इस देश के लिए चलूँगा। पर मैं बात कर रहा हूँ उस कॉर्पोरेट क्लास की, जो ऑफिस में बैठती है, जो किराया देती है तो उसे बुरा लगता है इतनी महंगाई क्यों है, जो कोई सेविंग नहीं कर पा रही है। वो सवाल पूछना चाहती थी पहले,
परंतु इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि वो इस देश का माहौल देख रही थी कि जब विपक्ष के नेता चुनाव लड़ने जाते हैं आप ईडी सीबीआई पीछे लगा देते हो, तो मैं तो एक कॉर्पोरेट वर्कर हूँ। लेकिन आज इस यात्रा ने उसे एक कॉर्पोरेट वर्कर को, उसे एक आम किसान को, उसे एक आम व्यापारी को, एक ठेले वाले को ये ताकत दी है भारत जोड़ो यात्रा ने कि आज वो खुल के राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और वहाँ से अपने प्रश्न पूछ रहा है। इस यात्रा के दरमियान हालांकि बुंदेलखंड कहीं भी रूट में नहीं है जहां से यात्रा निकल रही है, लेकिन बुंदेलखंड भी इस यात्रा के दौरान चर्चा में आया है। पिछले दिनों खाद्य संकट के कारण जो एक किसान की जान गई, उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुआ है, क्या वो पूरा मसला है और उसको लेकर क्या कांग्रेस ने प्लान किया है? देखिए, मैं 5 सितंबर को कन्याकुमारी के पास पहुंच गया था, 6 को कन्याकुमारी पहुंचा और मेरा संकल्प था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और वो मेरा संकल्प अभी भी है, एक बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के जाऊंगा, चाहे पाँव में छाले पड़ें, चाहे खून निकले, मैं जाऊंगा। 25 नवंबर की बात है, यात्रा इंदौर के आसपास थी। मैं व्यक्तिगत रूप से 1800 किलोमीटर के आसपास पैदल चल चुका था, इंदौर के पास था। मेरे पास एक फ़ोन आता है, वो मुझे बताते हैं कि देवपुर बक्सोहा, जो छतरपुर के ज़िले के बुंदेलखंड हिस्से में जो यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पर एक किसान जिसका नाम दयाराम अहिरवार है, उसकी मृत्यु खाद के लिए लाइन में लगे लगे हो गई। ये घटना सुनकर मुझे इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में लोग देश के कोने कोने से आकर अपने दर्द राहुल जी को सुना रहे हैं, देश को सुना रहे हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ये समस्याएं हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे बुंदेलखंड की तकलीफ़ें कौन सुनाएगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 10-12 दिन के लिए यात्रा विराम नहीं की, मैंने यात्रा रोकी नहीं है, एक नई यात्रा भारत जोड़ो यात्रा बुंदेलखंड में लेके आया हूँ और बुंदेलखंड की दुख तकलीफ़ों को अब फिर से भारत जोड़ो यात्रा में लेके जाऊँगा। कैसे करूँगा? मैंने ये निर्णय किया कि दयाराम अहिरवार जी, जो हमारे छतरपुर ज़िले के हैं, जिनकी खाद के लिए लाइन में लगे लगे मौत हो गई, मैं उनके घर जाऊँगा। कल उनके घर गया और उनके घर जाकर उनके घर की मिट्टी लेकर आया हूँ। और इसी प्रकार से बुंदेलखंड के 13 ज़िलों में मैं जाऊँगा, चाहे मध्य प्रदेश के ज़िले हों, चाहे उत्तर प्रदेश के ज़िले हों, और जिन जिन किसानों की किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, चाहे उनने आत्महत्या की हो, चाहे खाद के लिए लाइन में लगे लगे उनकी मौत हुई हो, मैं उनके खेतों में जाऊँगा, उनके खेत की मिट्टी लूँगा और उस मिट्टी को लेकर राहुल गांधी जी के पास जाऊँगा। राहुल जी को वो मिट्टी सुपुर्द करूँगा और कहूँगा, राहुल जी, बुंदेलखंड दर्द से झुलस रहा है, आपको हमें बचाना होगा। और उस मिट्टी को कश्मीर तक लेकर जाऊँगा ताकि बुंदेलखंड जो लंबे अरसे से दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है और जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, वो कम से कम चर्चा का केंद्र तो बने। साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ये इतिहास सड़कों पर चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब बुंदेलखंड का भावी इतिहास लिखा जाए तो इस इतिहास को एक समाधान, बुंदेलखंड के समाधान के रूप में देखा जाए कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी इस देश को बचाने के लिए, तब छोटी मोटी आवाज़ बुंदेलखंड को बचाने की भी उठी थी। बस मेरा यही प्रयास है, कितना होगा ये वक्त बताएगा। अच्छा, एक सवाल, आप तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। क्या यात्रा का रूटीन रहता है? राहुल गांधी किस तरह से इस यात्रा को सुबह शुरू करते हैं और रात में ख़त्म करते हैं, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। और इस यात्रा के ज़रिए असल बात क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी देश के साथ? देखिए, राहुल जी का जहाँ तक रूटीन का सवाल है, वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है। 6 बजे यात्रा स्टार्ट हो जाती है सुबह चलना, और वहाँ से हम लोग 3.5 घंटे नॉन स्टॉप चलते हैं, यानी कि 9:30 बजे तक। 9:30 से बहुत अगर लेट हुए तो 10 बज जाते हैं सुबह के चलते चलते। इसमें हम अराउंड 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। 10 बजे हम लोगों का विश्राम होता है, जो यात्री हैं। राहुल जी का विश्राम नहीं होता, हम लोगों का विश्राम होता है। राहुल जी जो राष्ट्रीय यात्रियों का कैंप है वहीं रहते हैं, लेकिन एक सेपरेट एरिया है उनका सिक्योरिटी कारणों से। 10 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं। जो यात्री हैं वो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं या पढ़ते हैं, अपने अनुभव लिखते हैं। लेकिन राहुल जी ऐसा नहीं करते। विभिन्न समूह जो देश भर से आए हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं, वो राहुल जी से मिलते हैं। यानी कि 10 बजे से लेकर राहुल जी 3 बजे तक इन समूहों से इंटरैक्ट करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेस्ट समय में भी वो रेस्ट नहीं कर रहे,
10 से 3 भी वो लगातार वर्किंग है। 3:30 जैसे ही दोपहर के बजते हैं, पदयात्रा फिर से शुरू हो जाती है और फिर हम लोग तकरीबन 7 बजे तक चलते हैं। इसमें पुनः हम 10 से 12 किलोमीटर कवर करते हैं, तो ऐसे हमारा दिन का अराउंड 25 किलोमीटर का रन पूरा हो जाता है। फिर राहुल जी पहुंचते हैं तो भाषण देते हैं। लास्ट में एक जनसभा होती है, नुक्कड़ सभा टाइप की। राहुल जी उस नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हैं, उसके बाद वो कैंप जाते हैं। यानी कि उन्हें कैंप पहुंचते पहुंचते 8 से 9 बज जाता है। फिर वही रूटीन उन्हें रिपीट करना पड़ता है। मतलब फुल डे वर्किंग कर रहे हैं। अरुणोदय, एक सवाल कि राहुल गांधी को पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह से देश में ट्रीट किया गया, उन पर जोक्स बनाए गए, उन्हें पप्पू कहा गया और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया भारत की राजनीति में। हालांकि वो एक नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से शुरू हुआ था, लेकिन फिर आम जनमानस में भी राहुल गांधी सीरियसली लेना बंद कर दिए गए। इस यात्रा से क्या उसको ख़त्म करने की कोशिश है? क्या एक अलग राहुल आपने देखा है जो एक नैरेटिव में राहुल गांधी हैं और आप उनके साथ चूंकि यात्रा लंबे समय से कर रहे हैं, उस फ़र्क को किस तरह से समझाएंगे? देखिए, मैं तो राहुल गांधी जी से मिल चुका हूँ। अभी 26 नवंबर को ही इस घटना को लेकर मैं राहुल जी के पास गया और जब डाइनिंग हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पर भी राहुल जी आ जाते हैं एकदम से। बड़े ज़मीनी नेता हैं। उनके बगल में जाकर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक इतने लोकप्रिय नेता या इस देश के एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से बात कर रहे हो। आपको बहुत ज़मीनी महसूस होगा उनके पास। आप अपनी बात को, मैं गया तो एकदम से उन्हें देख के आपको मुस्की आएगी, एक अपनापन महसूस होगा और आप अपनी बात को दिल खोल कर रख सकते हो उनके सामने। आपको ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप गलत तो कुछ नहीं बोल रहे या इतने बड़े नेता के सामने अपनी बात रख रहे हो। बहुत ज़मीनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज से 8-10 साल पहले एक नीति शुरू की थी, बीजेपी ये जानती थी कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि राहुल गांधी को इतना बदनाम कर दो, उनके खिलाफ झूठ फैला फैला के, कि जो इस देश का एक महत्वपूर्ण नेता है और जो आने वाले समय में उन्हें एक कड़ी चुनौती दे सकता है, वो किसी न किसी रूप से बैकफुट में आ जाए। ये पूरा एक झूठा गेम इनने बनाया था। आज इस यात्रा ने राहुल गांधी को सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे से उठकर रात को 10 बजे तक सड़क नाप रहा है, विभिन्न समूहों से बात कर रहा है और खुलकर पब्लिक डोमेन में बात कर रहा है, और अभी 80-85 दिन हो गए लोगों से खुल के सड़क पर बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि इतना चलना तो छोड़िए, आप अगर रोड में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, आप अगर इतना रोड पे इंटरैक्ट कर रहे होते पब्लिक डोमेन में, तो अभी तक 50 गलती कर चुके होते। राहुल गांधी हर बात नाप तोल कर बोलते हैं, हर बात वजन से बोलते हैं, तभी तो IITs, IIM, बड़े बड़े फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स उनके पास आ रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और हर कोई खुश होके जा रहा है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, जितने भी एक्टिविस्ट आ रहे हैं, जितने भी अपने अपने क्षेत्र के विद्वान आ रहे हैं राहुल जी से चर्चा करने, वो सब जब उनके फीडबैक वीडियो बनता है तो वो यही कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी डीप पर्सन, बहुत गंभीर और बहुत गहरे व्यक्ति हैं वो। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी RSS को ये पता है, वो जानते हैं कि राहुल गांधी इज द टफेस्ट कॉम्पिटिशन दे कैन हैव। इसलिए ये एक नीति इनने बनाई थी, लेकिन इस यात्रा ने और राहुल गांधी के अभी तक के एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन ने भाजपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। वो एक हिसाब से इस यात्रा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। चलिए, तो अरुणोदय परमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक चक्रव्यूह बना रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए, जिसमें वो फंसेंगे। अरुणोदय परमार युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जाहिर है उनके बयानों में उनके दल से जुड़ी उनकी भावनाएं भी शामिल होंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट ज़रूर हमें बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।